भाई 2024 की वो रेलवे और डिफेंस सेक्टर की रैली तो तुमको याद होगी। अगर तुम 1 से 1.5 साल पहले से मार्केट में इन्वेस्टिंग कर रहे हो या फिर एटलीस्ट मार्केट को फॉलो भी कर रहे होंगे ना, तुमको पता होगा कि भाई मात्र 4 से 5 महीने में ही रेलवे और डिफेंस सेक्टर के जो स्टॉक्स है ना, वो लगभग 200 से 300% तक भागे थे। और यहां पर जो रैली देखने को मिली थी ना, इसमें काफी सारे लोगों ने पैसा कमाया। कुछ लोग यहां पर टॉप पर बाइंग करके फंस गए और लगभग 50% तक उनके स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली थी। अभी आज फिर से तुम देखो, कल का तुम मार्केट देखो, यहां पर रेलवे और डिफेंस सेक्टर में हमको भारी उछाल देखने को मिली है। और पिछले कुछ दिनों से, जब से इंडिया और पाकिस्तान का वॉर शुरू हुआ था, उसके बाद से, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हमको डिफेंस सेक्टर में लगातार रैली देखने को मिली है। तो सवाल यह है कि क्या अभी सही टाइम है इसमें बाइंग करने का? क्या अगर आपने इसमें इन्वेस्ट करा है तो क्या अभी प्रॉफिट बुक करना चाहिए? क्या शेयर ऑलरेडी काफी ज्यादा ऊपर भाग चुके हैं कि हम बाई भी नहीं कर सकते? तो जितने भी सवाल है ना भाई रेलवे और डिफेंस स्टॉक्स के रिगार्डिंग, रेलवे और डिफेंस सेक्टर के रिगार्डिंग, पूरे इस वीडियो में डाउट्स क्लियर होने वाले। तो अपन इस वीडियो में जाएंगे कैसे, पहले ध्यान से देखना यार, तुम देखो, क्योंकि इस वीडियो को अगर तुमने ध्यान से स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देख लिया ना, तो तुम्हारा डिसीजन इतना मजबूत हो जाएगा, तुम डरोगे नहीं, घबराओगे नहीं डिसीजन लेने से पहले। सबसे पहली बात, पहला हम देखेंगे कि भाई क्यों भागे, ठीक है, क्यों भागे ये शेयर्स। अब देखो यार, अगर तुमको किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है ना और तुमको लगता है कि आगे क्यों भागेगा, उसका रीजन तुमको चाहिए, तो पहले ये पता करना पड़ेगा कि अभी तक जो रैली देखने को मिली ना, वो क्यों हो रहा है। और साथ में तुमको वो भी रीजन बनाना पड़ेगा कि मैं इसमें इन्वेस्ट क्यों कर रहा हूं, मेरे को क्यों लग रहा है कि ये शेयर भागेगा, ठीक है। क्यों भागा ये हमने समझे। फिर दूसरा अपन देखेंगे भाई कि यहां पर क्या कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, तो सिंपल हो जाएगा, ठीक है। अभी यहां पर तुमको पूरा डेटा मिलेगा, क्योंकि भाई तुमको इन्वेस्ट करना है ना किसी स्टॉक में, तो सबसे पहले उसका डेटा पता होना चाहिए। एक्चुअल दुनिया में हो क्या रहा है, एक्चुअल सेक्टर में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट का क्या रोल है, ये सारी चीजें तुमको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं अब तक क्या हुआ। पहले हम अपन डिफेंस सेक्टर की बात करेंगे, तो इसमें मैं ज्यादा आपको घुमाऊंगा नहीं यार, डिफेंस सेक्टर का सीधा है, जब से वॉर की सिचुएशन चालू हुई है तब से यहां पर डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स भाग रहे हैं। निफ्टी में जब से बॉटम बना है, जब से यहां पर रिवर्सल आया है, रिकवरी आई है, तब से डिफेंस सेक्टर के स्टॉक जो है वो भाग रहे हैं। अभी आप निफ्टी इंडिया डिफेंस का इंडेक्स देखो, यहां पर लगभग ये 8300 के करीब आ चुका है। अब मैंने ऑलरेडी डिफेंस सेक्टर के ऊपर एक वीडियो बनाया था, तब यहां पर लगभग डिफेंस सेक्टर का जो इंडेक्स था ना, ये भाई 7000 के भी नीचे था, लगभग 6000 के करीब था, तभी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था। अभी देखो यहां पर जो उछाल देखने को मिली है, सिंपल सी बात है कि डिफेंस सेक्टर के जो डिफेंस इक्विपमेंट है उनकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ी है। अभी अपन सिंपल से आते हैं रेलवे सेक्टर के ऊपर कि रेलवे सेक्टर में एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो इसका जवाब तुमको कोई नहीं बताएगा, बस यही बोलेगा कि भाई ऑर्डर मिल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पर इसका कोर रीजन जो है ना, रेलवे सेक्टर जो कल तेजी देखने को मिली है पूरे सेक्टर में, उसका रीजन मैं आपको समझाता हूं। आप यहां पर इस वाली न्यूज को देखो, तुमको यहां पर बात समझ में आ जाएगी। सबसे पहले तुमको यह समझना पड़ेगा कि आईआरएफसी क्या है, ठीक है। आईआरएफसी का मतलब होता है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अब इस शब्द को तुम देखो, एफ को देखो, एफ का मतलब होता है फाइनेंस, फाइनेंस का मतलब होता है फाइनेंस करना, लोन देना, ठीक है। तो इस कंपनी का काम क्या है, ये गवर्नमेंट कंपनी है, ये गवर्नमेंट एनबीएफसी कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। ऊपर से ये नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, मतलब ये लोगों से डिपॉजिट नहीं लेती है, ये कहीं बैंक से लोन लेगी या फिर मार्केट से पैसा उठाएंगी और फिर जो है अपने बाकी कंपनीज को लोन देगी। सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो रेलवे सेक्टर में जितनी भी कंपनियां काम करती है, आरवीएनएल बोल लो, तीतागर रेल सिस्टम बोल लो, राइड्स बोल लो, जितनी भी कंपनी रेलवे डेवलपमेंट में काम करती है, जिनको भी फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, लोन की जरूरत पड़ती है, उन सभी कंपनी को जो है आईआरएफसी लोन देती है, ठीक है। तो अभी हुआ क्या है, इनको मार्केट से 10,000 करोड़ उठाने का एनओडी मिल चुका है, नोटिस ऑफ डिटर्मिनेशन। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि भाई एक गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट से इनको अनुमति लेना पड़ेगा 10,000 रुपए मार्केट से उठाने के लिए। किसके थ्रू उठाएंगे, डिस्काउंट बॉन्ड इशू करके उठाएंगे। तो इनको अप्रूवल मिल चुका है 10,000 करोड़ उठाने का। देखो रील में मैं ये सब चीजें ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, तो थोड़ा रिपीट हो रहा होगा तो थोड़ा सह लेना, क्योंकि यार कोई भी चीज को ना यहाँ पर हम थोड़ा अलग से समझाते हैं, ताकि जिसको नहीं भी समझ में आ रहा है पूरी चीजें समझे, और एक बार तुम समझ लोगे, अच्छे से दिमाग में भर लोगे, तुम्हारा ही फायदा है, तो ध्यान से समझना, ठीक है। 10,000 करोड़ आईआरएफसी के पास में आएंगे तो ये और भी ज्यादा इनके पास में पैसा होगा जो ये लोन दे सकते हैं। कोई भी इंडस्ट्री चलती है, लोन लगता है, फंड लगता है, तभी वो इंडस्ट्री जो है ग्रो करती है, कंपनी का कैपेक्स बढ़ता है। तो अभी 10,000 करोड़ रुपए आईआरएफसी के पास में आ गए, मतलब पूरे रेलवे सेक्टर में कैश फ्लो बढ़ जाएगा, उनके पास में अवेलेबल फंड काफी ज्यादा होगा, लोन ले सकते हैं आसानी से, और जितना ज्यादा पैसा अवेलेबल है ना फंड करने के लिए, उतना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है।
तो सिंपल सा इसका कंक्लूजन ये है कि बाकी पूरे सेक्टर में, पूरा रेलवे सेक्टर में पैसा बहेगा, कैपेक्स बढ़ेगा, तो इसके कारण ये बेनिफिशियल है पूरे सेक्टर के लिए। इसलिए इसको मार्केट जो है एंटिसिपेट कर रहा है कि भाई यहां पर हमको तेजी देखने को मिलेगी। दूसरी बात, आरवीएनएल। आरवीएनएल का मतलब क्या है? रेल विकास निगम लिमिटेड। मतलब रेलवे के डेवलपमेंट के जो भी काम चलते हैं, पटरी बिछा दी, नई लाइन लगा दी, मतलब रेलवे स्टेशन डेवलप कर दिया, ये सारे काम होते हैं भाई ये आरवीएनएल के। ठीक है, आरवीएनएल के साथ में क्या हो गया? आरवीएनएल को मिल गया भाई बड़ा वाला ऑर्डर। ठीक है, अब ये कितना ऑर्डर मिला तुमको मैं बताता हूं। तो सेंट्रल रेलवे की तरफ से यहां पर इनको ऑर्डर मिला 115 करोड़ रुपए का। इतना कोई बड़ा ऑर्डर नहीं है, पर स्टॉक की मोमेंटम को ट्रिगर करने के लिए जो है इतना काफी है। अभी तुम थोड़ा इतिहास में जाओ, 2024 में जाओ। 2024 में क्या हुआ था? भर भर के आरवीएनएल को ऑर्डर मिले थे। ऑर्डर बुक कंपनी की काफी ज्यादा बड़ी थी और उसी ऑर्डर बुक को ध्यान में रखते हुए इसके स्टॉक जो है मार्केट में बढ़े थे। मतलब यहां से तुम एक बात अपने दिमाग में डाल लो कि ये जो भी सेक्टर है ना, रेलवे सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना भी सेक्टर है, जो भी सेक्टर तुम लगा लो, सभी के सभी स्टॉक जो होते हैं वो ऑर्डर ड्रिवन होते हैं। मतलब इनको ऑर्डर मिलेगा तो ये भागेगी, और इसीलिए ऑन पेपर ये ओवरवैल्यूड दिख रहे थे, फिर भी इन्होंने 300 से 400% की रैली दिखाई थी। ये बात तुम दिमाग में डाल लो। अब कंक्लूजन में इसको अपन ऐड करेंगे, तो इसलिए याद रखना, इसलिए स्किप नहीं करना है, वीडियो को ध्यान से पूरा देखना। तीसरी बात, राइट्स के ऊपर आते हैं अपन। राइट्स रेलवे सेक्टर की कंपनी है। यहां पर इसके हम क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं, किस तरीके का कमाल इन्होंने किया है। ये स्टॉक लगभग 14 से 15% मार्केट में भागा था। तो Q4 की रिजल्ट शॉर्ट में देख लेते हैं, छोटे से समय में 615 करोड़ रेवेन्यू। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एबिटा लगभग यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 186 करोड़ रुपए का। ठीक है, वहीं पर ओवरऑल प्रॉफिट हम देखते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट पैट जो है वो है भाई 141 करोड़ रुपए का। अभी हम देखते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। पिछले कुछ क्वार्टर्स की बात करें तो यहाँ पर काफी कम प्रॉफिट्स थे, काफी बड़ी उछाल यहाँ पर देखने को मिली है, मतलब रिजल्ट काफी बढ़िया है। इससे पहले कि मैं आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस का बता दूं, क्लियर बात है कि भाई मार्केट ने जितना एस्टिमेट किया था, एस्टिमेशन जितनी थी एनालिस्ट की, उनसे बेटर है, और इसी की वजह से हमको स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। दूसरी बात और एक देख लो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, मार्च 2024 रेवेन्यू में उतना ज्यादा जंप देखने को नहीं मिला है, पर कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन बढ़े हैं। ठीक है, 27% का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, 30% हो चुका है, जो कि अभी तक का पिछले कुछ क्वार्टर्स की बात करें तो काफी बढ़िया है। साथ में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप यहाँ पर देखोगे लगभग यहाँ पर 5% का जो है वो जंप देखने को मिला है। मतलब मार्केट ने इस जो रिजल्ट है ना, इसको एंटिसिपेट किया कि काफी बहुत बढ़िया है भाई, एस्टिमेशन से बढ़िया है, तो स्टॉक्स को भगा दो। ठीक है, तो राइट का स्टॉक इस तरीके से भागा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि एक्चुअल में डिफेंस सेक्टर में क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है। पूरा डिफेंस सेक्टर को हम एनालाइज करेंगे। मेरे को बस 2 मिनट दो, ज्यादा मैं टाइम लूंगा नहीं, सीधा हम कंक्लूजन पे आते हैं। और जितना मैंने अभी तक तुमको बताया ना भाई, इससे तुम्हारा दिमाग क्लियर होना चाहिए कि भाई मेरे को समझ में आ रहा है कि क्या हुआ है, मेरे को समझ में आ रहा है कि आगे क्या होगा और मैं डिसीजन क्या लूंगा। ठीक है, तो इस चीज को समझो। तो इंडिया और पाकिस्तान का वॉर की सिचुएशन बनी, वहां पर क्या हुआ, ब्रह्मोस का उपयोग हुआ, और लखनऊ में हमारा ब्रह्मोस का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने का उद्घाटन यहां पर हो गया। राजनाथ सिंह जी ने इसका इनॉग्रेशन कर दिया। देखो अभी इंडिया में लगभग 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइल साल की बनेगी, तो कहीं ना कहीं इंडिया की डोमेस्टिक नीड भी है, गवर्नमेंट की भी नीड है, क्योंकि गवर्नमेंट को अपने पोर्टफोलियो में, डिफेंस पोर्टफोलियो में मिसाइलें रखना होता है, तो वो तो है, साथ में अपन एक्सपोर्ट भी करेंगे। पहले मैं आपको एक्सपोर्ट का डेटा देता हूँ। ठीक है, तो अपन लगभग 2014 की बात करते हैं, तो 2014 में लगभग 600 प्लस, मतलब एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है, 600 करोड़ रुपए का जो है वो हमारा डिफेंस का एक्सपोर्ट था। वहीं पर अपन करंट सिचुएशन की बात करें ना, अपन 2024 का डेटा अपने पास में है, तो यहां पर अपना डिफेंस एक्सपोर्ट जो है 21,000 करोड़ का जा चुका है। मतलब हमने डिफेंस में एक्सपोर्ट करने के मामले में बहुत बड़ी ग्रोथ दिखाई है। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, अपन ब्रह्मोस बनाएंगे, तो इतनी बढ़िया मिसाइल है यार, इतनी बड़ी दुनिया की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है, तो ग्लोबल डिमांड इसकी ऑब्वियस सी बातें आने वाली है। तो अभी कितनी डिमांड आ रही है, अभी तक तो प्रोडक्शन एक्चुअल में चालू भी नहीं हुआ है, और लगभग 17 प्लस कंट्रीज की जो है डिमांड आ चुकी है। यहाँ पर है फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, ये सारे देश है, और भी ज्यादा कंट्रीज है, जो टोटल मिलाकर 17 होती है। ठीक है, वहीं पर हम फिलीपींस की बात करें तो मैंने अभी रिसेंटली 3 दिन पहले यहाँ पर वीडियो बनाया था कि फिलीपींस का जो ऑर्डर है ना, ये कंफर्म भी हो चुका है। ठीक है, फिलीपींस ने टोटल इंडिया को ऑर्डर दिया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 375, ठीक है, $375 मिलियन का।
ये ऑर्डर कंफर्म हो चुका है, इतना रेवेन्यू कंपनी को आएगा, ठीक है, ब्रह्मोस बनाने वाली कंपनी को आएगा। अब ये ब्रह्मोस बनाने से और किसको फायदा होगा, अपन इसको भी पहले थोड़ा टच करते हैं, उसके बाद में हम थोड़ा कंक्लूजन पार्ट पे भी जाएंगे। देखो इंडिया में ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी तो एक ऐसी कंपनी है जिसको काफी ज्यादा फायदा होगा। अभी इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा इंफॉर्मेशन की तरह ही लो, कोई स्टॉक टिप नहीं है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली अपन देखें ना, तो ब्रह्मोस के आने से, इंडिया में बनने से कौन सी कंपनी को फायदा होगा, तो आप वहां पर देख सकते हो डेटा पैटर्न। ठीक है, अब डेटा पैटर्न ब्रह्मोस के लिए क्या क्या बनाएगी वो हम समझते हैं। तो यहाँ पर डेटा पैटर्न का ये ब्रह्मोस प्रोग्राम है, यहाँ पर ये बनाने वाले फायर कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, कहीं पे भी ले जाके लॉन्च करो, ठीक है। तीसरी बात एयरबोर्न लॉन्चर, उसके बाद में अदर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, और सबसे मेन जो चीज है ना, ये है मिसाइल चेकआउट सिस्टम। इसका उपयोग काफी ज्यादा होने वाला है, ये मैंडेटरी चीज है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें डेटा पैटर्न बनाने वाली है, तो ऑब्वियस सी बात है डेटा पैटर्न को भी काफी ज्यादा फायदा होगा। और उनके ओवरऑल रेवेन्यू का ब्रह्मोस प्रोजेक्ट से, जो ब्रह्मोस का प्रोग्राम है ना, इसका ये अराउंड लगभग 2 से 3% का रेवेन्यू जो है अभी आता है। अभी ये एक्चुअल में मिसाइल चेकआउट सिस्टम बनाते हैं, और ये बढ़कर एक्सपेक्टेड है कि भाई आगे लगभग 5 से 6% बढ़ेगा। तुमको ये मजाक लग रहा हो ना कि छोटा सा नंबर है, ऐसा नहीं है भाई, ये बहुत बड़ा नंबर है, रेवेन्यू में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करता है। डेटा पैटर्न के और भी बिजनेस है, स्टॉक की कोई टिप नहीं है, मेरा सिर्फ काम है इन्फॉर्मेशन बताने का, कौन सी कंपनी क्या बनाती है, किसका क्या बनता है, मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। अभी हम देखते हैं ओवरऑल गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है। गवर्नमेंट का स्टैंड सीधा है भाई, अपने को नेशनल सिक्योरिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आगे से कोई वार करेगा तो अपन तैयार रहेंगे, अपन में इतनी मजबूती होना कि भाई अपन उसको घुस के मार सकते हैं, ठीक है। तो ये है, तो और ये चीज ऐसा नहीं है ना यार कि किसी ने बोल दिया भाषण में आके, माइक लगा के मोदी जी ने बोल दिया कि भाई हम ऐसा करेंगे, भाई ये डेटा में दिख रहा है। तुम एक बात को समझो यार, 600 करोड़ से अपन 21,000 करोड़ पे आए हैं, ग्लोबल हमारे डिफेंस इक्विपमेंट की डिमांड बढ़ रही है, हमारी कंपनियां मल्टी बैगर रिटर्न दे रही है, मार्केट कैप बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ तो हो रहा है, काम हो रहा है। तो सीधा मैं तुमको डेटा फेंक के मारता हूं, डिफेंस सेक्टर का जो बजट है ना, हमारे ओवरऑल बजट का पूरा 13% है लगभग, ठीक है, एक ही सेक्टर के लिए, और सबसे ज्यादा खर्चा होता है डिफेंस के ऊपर, बहुत बड़ा पोर्शन है ये। तुमको आंकड़े में बता देता हूं मैं, 6.8 लाख करोड़ रुपए का है बजट डिफेंस सेक्टर का, और एक्सपेक्टेशन ऐसी है जैसी सिचुएशन अभी बनी है कि आगे ये और भी बढ़ेगा, ठीक है। तो पिक्चर ऐसी है यार, देखो गवर्नमेंट पूरी तरीके से ये फोकस में, गवर्नमेंट का मैं टारगेट भी बताया था तुमको। अभी अपन 21,000 करोड़ पे है, ठीक है, 21,000 करोड़ पे गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2029 तक फाइनेंशियल ईयर अपन जाएंगे 50,000 करोड़, और 2047 कितना होता है ये, 47 समझो, यहां तक ये फर्स्ट डिफेंस एक्सपोर्टर कंपनी दुनिया की बनने वाली है, इनका टारगेट है। अभी 47 आने में बहुत टाइम है, बहुत टाइम हमारे पास में, और जिस तरीके की हमारी ग्रोथ है ना भाई, डेफिनेटली हम ये अचीव करने वाले हैं। और क्योंकि देखो हमारे देश पर हमको भरोसा रखना पड़ेगा, और अगर ये सारी चीजें हो जाती है तो अगर अपन डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे तो हमको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। तो अभी मैं आता हूं सीधा कंक्लूजन के ऊपर, अभी ध्यान से समझना, आंखें खोलो, कान खोलो, बढ़िया दिमाग में बात को भर लो। पहली बात, डिफेंस सेक्टर में तुम कभी भी किसी भी कितने भी वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट करो, आज से 5 से 6 साल के बाद में, अगर तुम में हिम्मत है, उतना करेज है, उतने गट्स है कि भाई मैं 5 साल तक यहां से हिलूंगा नहीं, पैसे निकालूंगा नहीं, मेरे को मेरे देश के ऊपर भरोसा है, मेरे को मेरी सरकार के ऊपर भरोसा है, मेरे को मेरे डिफेंस सिस्टम के ऊपर भरोसा है, तो भाई 2 बार इलेक्ट्रिसिटी चली गई, मैं तीसरी बार यहां पर खड़ा होकर बना रहा हूं, ठीक है, फाइनली। तो मैं बोल ही रहा था कि अपने गवर्नमेंट के ऊपर, डिफेंस सिस्टम के ऊपर अगर हमें पूरा भरोसा है तो लॉन्ग टर्म के लिए अपन 5 से 6 साल तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, और हमको डेफिनेटली यहाँ पर ये सेक्टर जो है मल्टी बैगर रिटर्न निकाल के देगा। और ऑनेस्टली बताऊं, अगर अभी आप डिफेंस में इन्वेस्ट करने का सोचते हो ना, ठीक है, तो डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो यहाँ पर काफी ज्यादा वोलेटाइल है, मतलब जितने तेजी से इसके स्टॉक्स भागते हैं ना, उतने ही तेजी से हमको यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिल सकती है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। तो अगर तुम बोलोगे कि भाई मैं रैली को राइड कर लूंगा, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है कि यहाँ पर हमको प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिले, तो ये चीजें यहाँ पर थोड़ी दिक्कत दे सकती है। बाकी डिफेंस में अगर जाना है, किसी को भी जाना है ना, तो भाई क्या करोगे यार पैसे का, तुम जितने, देखो पैसे की जरूरत है, जितने पैसों की उसको रखो, उसको लिक्विड कैश रखो, जिसकी जरूरत नहीं है, इन्वेस्ट ही करना है तो खुले दिल से करो भाई, खुले दिल से 4-5 साल के लिए लगा दो भाई स्टॉक्स में, डिफेंस में, देश के नाम पर। तो सिंपल सी बात है। रेलवे सेक्टर की मैं बात करूं तो रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स अभी भी 40 से 50% जो है वो नीचे है, ठीक है, अभी ये हरे में चल रहा है पर ये रेड होता है, तो 40 से 50% उनके ऑल टाइम हाई से नीचे है। तो ऐसे में क्या है, हाई चांसेस है कि ये अपने ऑल टाइम हाई पर जाएंगे। और कल का जो वॉल्यूम हमको रेलवे सेक्टर में देखने को मिला था,
तो वो हमको इंडिकेट कर रहा है कि रेलवे सेक्टर में रिकवरी बनेगी, क्योंकि मार्केट रिकवर हो चुका है, रेलवे सेक्टर भी रिकवरी होना मांगता है, ठीक है। और आगे और रेलवे सेक्टर का भी बजट बढ़ेगा तो मार्केट में और भी ज्यादा रेलवे सेक्टर में हमको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो अपन रेलवे सेक्टर को चेस कर सकते हैं अभी के टाइम पर डिफेंस को चेस करने की कोशिश मत करो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो करो, बाकी देखो होने को तो प्रॉफिट हो सकता है, पर वो टाइमिंग की बात हो जाती है कि भाई चलो मैं टॉप पे आ गया, मैं टॉप पे बेच दूंगा, फिर कल से स्टॉक नीचे गिरने लग जाएंगे, तो ऐसा करना थोड़ा मुश्किल होता है। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी, समझ में आया, कुछ अच्छा लगा सुन के, कुछ थॉट्स में क्लियरिटी आई तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और कोई डाउट है ना तो कमेंट में डेफिनेटली पूछो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। बाकी हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर लेना यार, क्योंकि वहां पर क्विक अपडेट जो है आपको जल्दी से मिल जाती है, स्टोरी या फिर रील के माध्यम से। मिलता हूं आपसे नए वीडियो में, सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना ताकि अपन बिछड़ ना जाए, हर बार मिलते रहे, लगातार मिलते रहे, रोज रोज मिलते रहे। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।